ओके। सो हम डीएनए टेस्ट के बारे में और अच्छे से आज बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किन लोगों को अप्रोच करना है, क्या हम इसका बेनिफिट देते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली होता क्या है, ओवरऑल हमारा जो डीएनए टेस्ट होता है हम उसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग कि किस हिसाब से आप डीएनए टेस्ट को लोगों के बीच में ला सकते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन इट कम्स टू वेलनेस। तो एग्जाम्पल के तौर पर वेलनेस और इलनेस के बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी एक इंडिविजुअल सपोज कोई डील कर रहा है डायबिटीज के साथ, तो एवरी 3 मंथ्स या एवरी मंथ जितना भी उनका फॉलो अप होता है वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी केयर पे केयर प्लान्स लेते जाते हैं। सो दिस इज अ कंडीशन जिसमें उनको इलनेस है ऑलरेडी एंड वो उसके मैनेजमेंट में उसके ट्रीटमेंट के लिए सब चीजें फॉलो करते हैं। वेलनेस के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो डीएनए टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं, उसके रिजल्ट्स रिपोर्ट्स जो हमारे पास होते हैं, दैट विल हेल्प यू मोर देन वेलनेस। आई वुड से कि आपको बाकी चीजें जो हो सकती हैं, होने के चांसेस होते हैं, उस चीज को प्रिवेंट करता है। तो इलनेस के पहले ही जो वेलनेस होता है ये आपको उस चीज के लिए ओवरऑल हेल्प करता है। तो प्रिकॉशन इस तरीके से लिया जा सकता है डीएनए टेस्ट के थ्रू। उसके बाद ये समझना जरूरी है कि डीएनए टेस्ट और ब्लड टेस्ट में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट इज मोर रिलायबल। आई वुड से ब्लड टेस्ट हमारा जो होता है एवरी मंथ या हर 3 महीने पे, उसका जो वैल्यू आता है वो हर 3 महीने में चेंज होता है एंड दैट विल गिव यू दी करंट वैल्यू ऑफ द सिचुएशन कि आपकी बॉडी में क्या कंडीशन है। कोई भी चीज जैसे शुगर लेवल्स हो गए, मान लीजिए कि आपके शुगर लेवल्स 3 महीना पहले कुछ 8.9 थे, उसके बाद 3 महीने बाद उसका कुछ 7 हो गया, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ऑन द वन हैंड आपके जो है वैल्यूज वो चेंज होते जाते हैं। सो दिस इज समथिंग ब्लड टेस्ट आपको बताते हैं। बट व्हेन यू कंडक्ट अ जेनेटिक टेस्ट, तो उसके जो रिपोर्ट होते हैं वो लाइफ टाइम इट इज गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज आपके जीन्स जो है किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, that is by default, that is got no alteration, no changes in the coming future। तो उसलिए जो आपका जेनेटिक टेस्ट होता है ये थ्रू आउट द लाइफ आपको एक्सेसिबल होता है एंड कोई भी वेलनेस या पर्सनलाइज प्लान आप करवाते हो, जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट्स विल बी मच मोर हेल्पफुल देन जस्ट द ब्लड टेस्ट। सो दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस इज अबाउट बोथ द टेस्ट। अंडरस्टैंडिंग कि जेनेटिक टेस्ट होता क्या है, जो लोग नए हैं एंड लोगों के पास जाकर जब आप लोग डीएनए टेस्ट के लिए अप्रोच करते हो, क्या ऐसी चीजें आपको बोलना चाहिए जिससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो एंड द नीड फॉर डीएनए टेस्ट शुड बी क्रिएटेड। तो बेसिकली जेनेटिक टेस्ट भी एक टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं या तो वो आइडेंटिफाई होता है। जीन म्यूटेशन मींस जीन में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर प्रोटीन में कुछ चेंजेस ऑल्ट्रेशन वगैरह है तो वो देखा जा सकता है। सो दीज आर दी दिस इज व्हाट अ जेनेटिक टेस्ट आइडेंटिफाइज। नाउ कमिंग टू एज क्राइटेरिया, बहुत लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि किन एज ग्रुप में ये कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड टू जेरियाट्रिक पॉपुलेशन मींस एल्डरली पॉपुलेशन तक आप किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। इट इज डन फॉर ऑल द एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स ओल्ड। फिर बात आती है कि जेनेटिक टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है, व्हाट डज इट डू, वो क्या कंफर्म करता है। तो कोई भी तरीके का जेनेटिक कंडीशन हो गया उसको रूल आउट करने में हेल्प करता है, या फिर आपको किसी भी कंडीशन को डेवलप करने के चांसेस कैसे हैं, हायर रिस्क पे हो, मीडियम है या नॉर्मल है, तो उस चीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। या फिर किसी भी टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है उसको पास करने का कैपेसिटी जो होता है, आप ले इनहेरिट करते हो, तो उस चीज को रूल आउट करता है हमारा जेनेटिक टेस्ट। सो दीज आर द क्राइटेरिया जिसमें हम लोग रूल आउट कर सकते हैं ऑल दीज थिंग्स बाय जेनेटिक टेस्टिंग। मूविंग ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट,
किस बैकग्राउंड में, किस चीज में इस चीज का यूज हो सकता है। तो जेनेटिक टेस्ट हम लोग बेसिकली जेनेटिक डिजीजेस डायग्नोस करने में यूज कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन प्लान या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान जो हमारा होता है उस चीज को पूरा पर्सनलाइज करने पर, मीन्स इन द सेंस कि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स डिफरेंट थिंग्स। हर किसी का जेनेटिक रेस्पॉन्ड अलग होगा, तो मुझे जो प्लान सूट करेगा वो आपको शायद ना करे। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से जो उनका जेनेटिक रेस्पॉन्ड बताता है, एंटायरली उस चीज को ध्यान में रख के चीजें पर्सनलाइज करने के लिए हेल्प करता है हमारा जेनेटिक टेस्ट। जीन थेरेपीज में भी यूज होता है, वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज होता है, एंड जिनको फूड सेंसिटिविटीज होती है, इंटॉलरेंसेस होता है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और रिस्क प्रेडिक्ट करता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द टेस्ट जहां पर आप जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द डिफरेंट प्रोफाइल्स कि हम हमारे डीएनए टेस्ट में कौन कौन सी प्रोफाइल जो है वो रूल आउट, हम लोग टेस्ट कर कर चीजें रूल आउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द न्यूट्रिशन प्रोफाइल, तो इसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हमारा जेनेटिक रेस्पॉन्ड कैसा बता रहा है उस चीज के बारे में हम एनालाइज करते हैं। हियर वी हैव डिवाइडेड द न्यूट्रिएंट्स इनटू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली होता क्या है? पहली बात तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, जिस रीजन से हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें आ गई। टॉकिंग अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इज द ऑपोजिट ऑफ माइक्रो। तो मैक्रो में ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी को। इट इज कमिंग फ्रॉम लाइक आइदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अनहेल्दी एंड हेल्दी फैट्स। दीज आर दी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिशन प्रोफाइल में आपका जेनेटिक टेस्ट होता है, सो लेट्स से वी टॉक अबाउट विटामिन डी। तो अगर मेरा कोई जेनेटिक टेस्ट हुआ है एंड उसमें आई हैव दिस न्यूट्रिशन प्रोफाइल जिसमें विटामिन डी का मेरा जेनेटिक रेस्पॉन्ड जो है बैड रिस्पॉन्ड दिखा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू इंटरप्रिटेट कि मेरा हायर रिस्क है टू हैव द विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो बाय कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, जब मैं अपना पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान करती हूँ तो विटामिन डी रिच सोर्सेस फूड आइटम्स मुझे इंक्लूड करना है, बिकॉज आई नो कि मेरा जेनेटिक रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स विटामिन डी इज बैड। सो इसी तरीके से हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के जेनेटिक रेस्पॉन्ड के हेल्प के वजह से पर्सनलाइज कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। सो टॉकिंग अबाउट आयरन, आयरन की अगर मुझे डेफिशिएंसी होती है तो उससे रिलेटेड मेन प्रॉब्लम जो मुझे होगा इट कैन बी अनीमिया। तो अगर आयरन का रिस्पॉन्ड मेरा बैड है एंड आई हैव हायर रिस्क ऑफ हैविंग आयरन डेफिशिएंसी, तो मुझे अनीमिया ना हो इसलिए मुझे आयरन रिच फूड सोर्सेज इंक्लूड करना होगा अपने डाइट में। इसी तरीके से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का हम लोग जेनेटिक रेस्पॉन्ड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन प्रोफाइल कवर अप करते हैं। टॉकिंग अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, पूफा है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। सो एग्जाम्पल के तौर पर सैचुरेटेड फैट्स जिसको अनहेल्दी फैट्स भी बोला जाता है, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम योर रेड मीट या फिर जंक फूड जो होता है, ऑयली फूड आइटम्स, उसमें ये चीज पाई जाती है। तो इफ आई हैव अ बैड रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स सैचुरेटेड फैट्स, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे हायर रिस्क है टू हैव दिस फैट्स इन माय बॉडी। तो इस चीज से प्रॉब्लम जो होती है इट कैन बी आइदर ओबेसिटी या फिर हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, सैचुरेटेड फैट्स का जो अलावेंस होगा मेरे फूड कंजम्पशन में उसको मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगी। सो दिस इज व्हाट इज वी डू विद द न्यूट्रिशन प्रोफाइल। Moving on to food sensitivity and intolerances. So this is very interesting for the people जिन्हें फूड की सेंसिटिविटी होती है या फिर कुछ फूड आइटम्स जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बॉडी वो चीज को टॉलरेट नहीं कर पाती है। सो यहाँ पर ऐसे 4 इंटॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी हम लोग कवर अप करते हैं, स्टार्टिंग विद लैक्टोज इंटॉलरेंस, कैफीन सेंसिटिविटी, सॉल्ट सेंसिटिविटी एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंस।
सो एग्जाम्पल के तौर पर आई जस्ट टॉक अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस। बेसिकली होता क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल का बॉडी जो होता है, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट द लैक्टोज कमिंग फ्रॉम द डेयरी फूड आइटम्स। तो लैक्टोज बेसिकली एक शुगर होता है जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हमें मिलता है। तो हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम होता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर जेनेटिकली मेरा लैक्टेज एंजाइम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो डेफिनेटली हमारा लैक्टोज जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा फुली। दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज मोस्टली। सो ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट विल लीड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये रूल आउट करने में हमारा जेनेटिक टेस्ट हेल्प करता है। उसी तरीके से कैफीन सेंसिटिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम कॉफी, सॉल्ट सेंसिटिविटी, सॉल्ट का इंटेक आपका कैसा है उस हिसाब से आप कितने सेंसिटिव हो। ग्लूटेन इंटॉलरेंस, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो बेसिकली व्हीट एंड बार्ली प्रोडक्ट्स में होता है। तो अगर बॉडी इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकती, सो दिस विल क्रिएट नॉन सीलियाक डिजीज जिसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं। सो दिस इज अ वेरी systematic and holistic way to identify कि किसी को फूड सेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंसेस है। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, तो उनके न्यूट्रिशन प्लान में चीजों को रेकमेंड करने से पहले आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे एंड इन चीजों को अवॉइड करके इसके सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड करेंगे। मूविंग ऑन टू ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके न्यूट्रिशन में। तो आपका खाने का जो तरीका होता है, स्नैकिंग बिहेवियर होता है या फिर किसी को मीठा खाने की ज्यादा आदत होती है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करती है ईटिंग बिहेवियर। तो जब मैं स्नैकिंग बिहेवियर के बारे में बात करूँ, मान लीजिए, तो उसका अगर जेनेटिक रिस्पॉन्ड मुझे बैड बता रहा है, मीन्स यू हैव हायर रिस्क ऑफ हैविंग अ स्नैकिंग बिहेवियर। स्नैकिंग बिहेवियर के वजह से a lot of time people consume unhealthy snack food items unknowingly, and definitely उस चीज के वजह से it will lead you to obesity and obesity related other problems। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका स्नैकिंग बिहेवियर खराब है, why not to include certain healthy food items जो आपको स्नैकिंग बिहेवियर में हेल्प करे, आपकी सैटिस्फैक्टरी लेवल्स को भी कंट्रोल करे, and that is going to be a healthier option as compared to the unhealthy food choices। So that is how eating behavior is very much important as a nutrition। देन वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हम कितना भी डाइट कर लें हमारा वजन नहीं कम हो रहा है, या हम सांस भी लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ थिंग जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं लोगों से सुनती आई हूँ। एंड इसमें आई थिंक जेनेटिक रिस्पॉन्ड जो हमारा होता है, जीन्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू आइडेंटिफाई योर वेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें कवर अप करते हैं कि आपको ओबेसिटी होने के चांसेस क्या है, आपका जेनेटिक रेस्पॉन्ड डाइट के वजह से कैसा बता रहा है, एडिपोनेक्टिन लेवल्स कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट, देन सेल्यूलाइट डिस्पोजिशन, वेट वापस से गेन करने का रिस्क कितना है, फैट स्टोरेज का रिस्पॉन्ड कैसा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या बता रहा है। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जो ओबेसिटी से एसोसिएटेड होते हैं। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अगर वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, यू कैन नो द बॉडी टाइप, द फैट स्टोरेज रिस्क एंड एवरीथिंग विच विल हेल्प यू टू लूज वेट एंड टारगेट योर वेट लॉस। देन रेस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। सो दिस इज अगेन, अगर न्यूट्रिशन प्लान होता है तो डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपके वेट लॉस में या फिर फिटनेस लेवल्स को मेंटेन करने में। लेकिन जो हमारे जीन्स होते हैं, दे रेस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज इन डिफरेंट वेज। तो अगर किसी भी टाइप का जैसे कि रेस्पॉन्स टू स्ट्रेंथ या फिर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग आपका अच्छा बता रहा है, सो आई हैव दिस थिंग इन माय माइंड कि जेनेटिक रेस्पॉन्ड टुवर्ड रेजिस्टेंट ट्रेनिंग अच्छा है, सो आई कैन पिक दिस फिजिकल एक्टिविटी इन योर रेजिमेंट। सो इसी तरीके से आपका बीएमआई या फिर डब्ल्यूएचआर, जिसको वेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, एक्सरसाइज की वजह से कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, एड्रेनालिन रिस्पॉन्स कैसा है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्स कैसा है, फैट कैसे मेटाबोलाइज होता है आपकी बॉडी में।
या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल का रेस्पॉन्ड कैसा है। एरोबिक एनारोबिक कैपेसिटी मींस वो एक्सरसाइजेस जहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, एनारोबिक एक्सरसाइजेस जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसकी कैपेसिटी कैसी है। सो रेस्पॉन्स टू एक्सरसाइज का जो सेक्शन होता है इसमें इतनी सारी चीजें कवर अप करके it becomes easier for a healthcare practitioner to decide which fitness exercise can be recommended to an individual. उसके बाद इंजरी रिस्क प्रोफाइल, डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है या फिर नॉर्मली भी कोई वर्कआउट कर रहा है तो उस दौरान इंजरी होने के चांसेस होते हैं, बट जेनेटिक टेस्ट के थ्रू इट बिकम्स मच मोर कन्वीनियंट एंड मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप की इंजरी रिस्क आपको हो सकती है। सपोज मसल इंजरी के चांसेस आपके ज्यादा हैं, तो keeping this thing in mind, I will definitely avoid giving you certain heavy muscle exercises जिसमें आपके मसल इंजरी हो सकती है। रिकवरी के चांसेस क्या है, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लिगामेंट रप्चर रिस्क कैसा है आपका। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड कि कैसे इस रिस्क को अवॉइड करना है, कैसे इस इंजरी को होने से बचाना है। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मान लीजिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, सो डेफिनेटली इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारे न्यूट्रिशन को प्लान करना होगा, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करना होगा आपके डाइट में। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपके इंजरी रिस्क प्रोफाइल में हम लोग कवर अप करते हैं। Talking about the detoxification. So detoxification is again one of the most healthiest practices I would say कि इस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल, एक बॉडी अपनी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिन्स होता है, उसको रिमूव करता है आइडेंटिफाई करके। सो फॉर एग्जांपल इफ मान लीजिए कोई ओकेजनली ड्रिंक करता है एंड उस पर्टिकुलर डे के बाद यू फील लाइक कि यस यस्टरडे मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया, उसकी वजह से टुडे आई नीड टू डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कुछ प्रोसेस करना होता है तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी हमारा जीन्स जो है क्या रिस्पॉन्ड करता है। सो इसके 3 प्रोसेस है यहाँ पर, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फॉर ईच इंडिविजुअल थिंग, ईच इंडिविजुअल फेस आपका जेनेटिक रेस्पॉन्ड कैसे बता रहा है, विच विल हेल्प यू मोर टू प्लान योर डिटॉक्स प्लान एंड गो अहेड विद दैट। देन मूविंग ऑन टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीवीडी जिसको बोलते हैं, दिस इज बेसिकली हार्ट रिलेटेड इश्यूज। तो डेफिनेटली इन दिस generation, I would say heart disease has become one of the most commonest problems and the most common reason among young death। जो सडन डेथ हो जाती है उसमें हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा सुनाई देने लगा है अब एज कम्पेयर टू बिफोर। तो अगर आप लोग जेनेटिक टेस्ट करवाते हो या फिर लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हो अबाउट दिस हार्ट प्रॉब्लम्स, तो उसमें जेनेटिक रिस्पॉन्स जो है आपका बहुत टाइम पहले ही आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में वी हैव कवर्ड दीज 5 प्रॉब्लम्स, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, बेसिकली जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है उसके बारे में। सो इफ एन इंडिविजुअल कम्स टू मी जिनका सीवीडी प्रोफाइल में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रेस्पॉन्ड जो है, जेनेटिक रेस्पॉन्ड बैड बता रहा है, सो दिस विल आइडेंटिफाई एज कि उस पर्सन को ये बीमारी डेवलप करने के हायर चांसेस हैं, हायर रिस्क है। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, इट विल become easier for me to plan his nutrition, his lifestyle in order to prevent him to not develop this disease further। तो ये सारी चीजें जो है जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपरटेंशन, डीवीटी, ये सारे जो है हर अलग अलग टाइप के हार्ट डिसऑर्डर्स है जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई वुड से कि किसी को भी हार्ट की डिजीज ना हो, एंड स्पेशली जिनके फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है कि उनके यहाँ पर हार्ट डिजीज या सडन डेथ या प्री मेच्योर डेथ बहुत कॉमन है। इट कैन बी मच मोर हेल्पफुल टू नो बिफोर हैंड कि आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है या नहीं। देन मूविंग ऑन टू मेटाबॉलिक डिजीजेस, बेसिकली मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं कैन बी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम ओबेसिटी की वजह से।
तो इसमें हम लोग कवर अप करते हैं टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया टाइप 3, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, बेसिकली द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जितना अगर बैड रिस्पॉन्ड होगा टुवर्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इट मीन्स कि आपके हायर चांसेस है कि आपको गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में कम हो। तो उस वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है, या फिर दिस कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन। तो ये सारी चीजें जो है रूल आउट करने में हेल्प करती हैं। टॉकिंग अबाउट सॉरी टाइप 2 डायबिटीज, तो अगर किसी इंडिविजुअल को टाइप 2 डायबिटीज का जेनेटिक रेस्पॉन्स जो है नॉर्मल बता रहा है, एंड मान लीजिए ऑलरेडी उनको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, उनका जेनेटिक रेस्पॉन्स तो अच्छा है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली वो उस कंडीशन में उनका डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है, कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड। सो डेफिनेटली कौन अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं करना चाहेगा। सो दैट्स ऑल वी कवर अबाउट मेटाबॉलिक डिजीजेस। मूविंग ऑन टू स्किन रिपोर्ट। तो स्किन रिलेटेड इश्यूज इज one of the most important criteria I would say, because skin something जो हमें represent करती है वन, एंड स्किन से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं अ लॉट ऑफ टाइम वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम करती हैं। तो जो अलग अलग स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे जेनेटिक रेस्पॉन्ड उस चीज को कैसा बता रहा है, इट कैन बी मच 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 मोर हेल्पफुल फॉर अस कि हम अपनी स्किन को बैलेंस डाइट एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके स्किन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर इन वेरियस सिचुएशंस। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, ग्लाइसेशन, बायोलॉजिकल एज, स्किन टेक्सचर, स्ट्रेच मार्क्स, एक्ने, फोटो एजिंग एंड सन सेंसिटिविटी, पोल्यूशन इफेक्ट। सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया जो हम लोग स्किन रिपोर्ट में कवर अप करते हैं। Moving on to reproductive health, I think this is one of the most suggested and important criteria या profile जिसको बोल सकते हैं, which shall be conducted by the young adults जिन्हें पता करना होता है उनके reproductive health के बारे में। And I think ये करना भी चाहिए to know if there is any complications with the reproductive system। तो इस चीज को हमने कैटेगराइज किया है मेल्स एंड फीमेल्स में। For males, we have cover up testicular atrophy, abnormal reproductive risk, तो इसमें basically infertility के क्या chances होते हैं। Then risk of spot baldness means बालों का झड़ जाना, गंजापन जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होती है। टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो पीसीओएस रिस्क, मिसकैरेज के बारे में हम पता कर सकते हैं, पेरीपार्टम डिप्रेशन, osteoporosis, rheumatoid arthritis. These are the criteria जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कवर अप कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद पीसीओएस रिस्क, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो आजकल यंग लड़कियों में बहुत ही इंक्रीज होती जा रही है। So if a person has not developed PCOS risk and comes to me with a genetic report जिसमें उनका PCOS risk जो है हायर रिस्क बता रहा है, so by default I will start being precautious about her कि उनको PCOS ना हो। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जो आप इस चीज को ध्यान में रख के प्रिवेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू किडनी प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल में बेसिकली ऑल दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू किडनी हेल्थ issues can be listed down, जैसे risk of hyperuricemia। Hyperuricemia is basically that condition जिसमें आपकी बॉडी में आपके ब्लड लेवल्स में यूरिक एसिड इज मोर देन द नॉर्मल रेंज। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक गाउट्स है, स्टोन्स है, या फिर आर्थराइटिस है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड इफ दिस थिंग इज नॉट कंट्रोल्ड, इट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। सो आई थिंक ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीमारी है क्या, और उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। सो डेफिनेटली जब एक बार रिस्क समझ में आ जाता है, यू विल बी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस अबाउट इट टू नॉट डेवलप दैट थिंग लेटर। सो दीज आर द क्राइटेरियाज ऑफ किडनी हेल्थ टेस्ट, जिसमें हम लोग रिस्क ऑफ हाइपर यूरिसेमिया कवर अप करते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कवर अप करते हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया, क्रॉनिक किडनी डिजीज, चाइल्डहुड स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आइडियोपैथिक मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, किडनी स्टोन्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने में हेल्पफुल होता है।
देन मूविंग ऑन टू इम्यूनिटी टेस्ट। सो फॉर द पीपल जो बहुत फ्रीक्वेंट बीमार पड़ते हैं या एक बार बीमार पड़ जाते हैं जल्दी कवर अप नहीं हो पाते हैं, या फिर किसी को बाय डिफॉल्ट सीजनल एलर्जी, पॉलन एलर्जी, ये सारी चीजें होती है अगर, तो इम्यूनिटी टेस्ट विल हेल्प देम अ लॉट, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का जेनेटिक रिस्पॉन्स बताया जाता है जिसमें आपको क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल bacterial infection, parasitic infection, viral infection, fungal infection, other diseases. Talking about viral infection, so for this parameter, अगर मेरा genetic response bad बता रहा है, it means I have higher risk of having viral infection when and so. So in that scenario, मेरे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट शुड बी हेल्पफुल फॉर मी, जो मेरी इम्यूनिटी बूस्ट अप करे। Then, with respect to the lifestyle, I would say तो personal and environmental hygiene maintain करना चाहिए. I should not come in close contact with people who already are sick. तो ये सारी चीजें जो है आपका डीएनए इम्यूनिटी टेस्ट कवर अप करता है कि क्या इन्फेक्शन के चांसेस हैं और कैसा उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, तो बेसिकली दिस इज समथिंग जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है अ लॉट ऑफ टाइम हमारे खुद के प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करके अटैक करता है, एंड इन रिस्पॉन्ड टू दैट वी डेवलप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो उसमें कुछ चीजें हैं हमारे पास जो हमने कवर अप की है, लाइक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, सीलियाक डिजीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज, क्यूटेनियस लूपस एरिथमेटोसिस, systematic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, Sjogren's syndrome, primary biliary cirrhosis, ulcerative colitis, idiopathic membranous nephropathy, psoriasis. So, taking one of the most easiest example, I would say psoriasis. Psoriasis is the autoimmune disorder जो थोड़ा common है लोगों में. It is a skin condition जिसमें स्किन जो है काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, एंड ड्राई होने की वजह से इट क्रिएट्स इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, एंड अ लॉट ऑफ टाइम उसको इतना इच करने की वजह से ब्लड कैन ऑल्सो कम आउट। सो दिस इज समथिंग जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कवर अप करते हैं। तो सोराइसिस हैज लाइक इसका मैनेजमेंट, एक तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट आपके फूड आइटम्स में क्या न्यूट्रिएंट्स आप कवर अप कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्स आप क्या सप्लीमेंट्स एडिशनली प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प करती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में टू नो। देन ग्रेव्स डिजीज है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, ये बहुत ज्यादा जेनेटिकली हमारे फैमिली से भी आ सकती है। So this is very much easier for us to know कि genetic response towards these two things are how is it shown। तो thyroid की वजह से जो problems होते हैं it is basically about that। So definitely autoimmune disorders is much more recommendable to avoid the disorders in the coming future। Moving on to eye health test, तो like other criteria जो डीएनए टेस्ट में हमने कवर अप किया है, आई हेल्थ जेनेटिक डिसऑर्डर से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। जैसे हमने कवर अप किया है रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट, मायोपिया, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, रेटिनल ऑक्लूजन। सो दीज आर सर्टेन आई डिसऑर्डर्स जो हम लोग डीएनए आई हेल्थ टेस्ट में कवर अप करते हैं। सो अगर जेनेटिक रिस्पॉन्स आंखों का मुझे पहले से ही बता सकते हैं तो फिर डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी मच इजी एंड वेरी मच प्रिकॉशियस फॉर मी टू नॉट लेट यू डेवलप दिस थिंग्स लेटर ऑन। तो दैट इज वाई अगर मुझे पता है आपका रिस्क ऑफ कैटरैक्ट अभी से कि ये जेनेटिक रिस्पॉन्स बैड बता रहा है, तो मतलब आपको हायर रिस्क है कैटरैक्ट होने का। तो आई का जो हेल्थ होता है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट में क्या हम उस चीज को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको कैटरैक्ट ना हो। तो एक तो हो गया रेगुलर आंखों का चेकअप होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके डाइट में इंक्लूड होना चाहिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 सप्लीमेंट्स के तौर पर या फिर थ्रू नट्स एंड सीड्स आपके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होने चाहिए एडिक्वेटली। सो दीज आर सर्टेन क्राइटेरिया जो आपकी आंखों के हेल्थ के लिए हम लोग कवर अप करते हैं। टॉकिंग अबाउट डीएनए स्लीप टेस्ट, तो इसमें बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स हम लोग लिस्टेड डाउन किए हैं, एंड डेफिनेटली इट इज स्टार्टिंग विद ओएसए व्हिच इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया,
sleep duration, caffeine related insomnia, sleeplessness or insomnia, short sleep syndrome, sleep wake fragmentation, sleep bruxism, मोडाफिनिल का रिस्पॉन्ड कैसा बताता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको आरएलएस भी बोला जाता है, नार्कोलेप्सी, ऑब्स्ट्रक्टिव airway disease which is in a chronic state. So these are certain sleep tests जो हम लोग sleep disorders को rule out करने में help कर सकते हैं. By default अगर किसी का स्लीप का पैटर्न अच्छा नहीं है तो जीन्स प्ले अ वेरी मच important role to identify which type of sleep disorder you have or you might have in the later. So this is how management of sleep can also be done through DNA test. These are the health aspect जो हमने हमारी डीएनए टेस्ट में कवर अप किया है. सो स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40% ऑफ द होल थिंग कंज्यूम न्यूट्रिशन, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको न्यूट्रिशन प्रोफाइल के बारे में बताया एंड आई थिंक न्यूट्रिशन प्लेज वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. तो यहाँ पर सीवीडी एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस का जो रेशियो है आप वो भी देख सकते हो, स्किन प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फेक्शन रिस्क, आई प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर. सो इस चीज को होलिस्टिक वे में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो न्यूट्रिशन प्ले कर रहा है. सो दैट इज वाई आपका जो डीएनए टेस्ट होता है इट बिकम्स मच 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 मोर हेल्पफुल फॉर दी हेल्थ कोचेस टू डिसाइड कि आपको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए. बेस्ड अपॉन दैट आपका पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान बनाया जाता है. सो डाइटरी जो आपका न्यूट्रिशन होता है उस चीज का जेनेटिक रेस्पॉन्ड क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान में रखते हुए फिर फिटनेस रिकमेंडेशन जो है आपका जेनेटिक प्रोफाइल का, तो उसमें आपकी बॉडी कौन सी फिटनेस फिजिकल एक्टिविटी को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है, इंजरी रिस्क क्या है आपका, तो वो सारी चीजें रखते हुए डाइटरी एंड फिटनेस रिकमेंडेशन हम अलाउ कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली कंटिन्यूअसली हम जेनोमिक एंड क्लिनिकल डेटाबेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी रिकमेंडेशन से. एंड आगे जाकर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस पर्टिकुलर जेनेटिक रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो ताकि आप अपनी डाइट को और मॉडिफाई कर सकते हो या फिटनेस प्लान्स में थोड़े चेंजेस कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग जो आपको फ्यूचर में एक्सेसिबल होगा इजीली. एंड डेफिनेटली ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं बाय सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस यू शुड फॉलो द रिकमेंडेशन, तो आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को होलिस्टिक वे में इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दिस इज द ग्लिम्स ऑफ आवर अकम्प्लिशमेंट, मीन्स हमने इतना आई वुड से इतना अच्छा किया है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ क्राइटेरियाज. तो यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज के लोग भी हमारे पास आते थे कि हमारे जेनेटिक टेस्ट में कितना एडवांटेज हो सकता है. सो 25% ऑफ द पॉपुलेशन वी हैड वर कमिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज जिन्हें था. देन पीसीओएस गर्ल्स 15%, ओबेसिटी एसोसिएटेड पीपल, सीवीडी मीन्स जिन्हें हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, आर्थराइटिस, सीओपीडी, skin allergy, food allergy. So this is the accomplishment so far we have come across and I'm so proud to say कि हम इस कैटेगरी में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं for people to understand their nutrition, their genetic response and go ahead with the precautions things. So precaution के बारे में जब बात करते हैं so it's all about your lifestyle management and nutrition. So these two are the key factors that play as a helpful material to plan or to prevent your diseases. So that's about it. I wish you all a good health.